आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार इन राज्यों ने अपने यहाँ शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। इन राज्यों में सभी स्कूल और कॉलेज 15 अक्टूबर के बाद यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में कोविड-19 का हर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। हालांकि अभी भी कई राज्य कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय कई राज्यों ने लिया है। वहीं कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विभिन्न राज्य 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसे देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल खोले जाने को लेकर एक एसओपी तैयार की है। एसओपी का पहला हिस्सा स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा के बारे में है, जबकि दूसरे हिस्से में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने पर जोर दिया गया है। हालांकि स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। कोई भी स्कूल किसी भी छात्र को जबरदस्ती स्कूल नहीं बुला सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक 5 का दिशा निर्देशों के साथ साथ स्कूल कॉलेजों को खोलने की अनुमति दी है। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव ने हाल में ये बताया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर से खोले जा सकते हैं। वहीं बुधवार को यहाँ पर लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश द्वारा बुलाई गई यूपी पेरेंट्स एसोसिएशन और अनएक्टेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक में स्कूल खोलने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। हालांकि पंजाब में तकरीबन 7 महीने तक स्कूलों को बंद रहने के बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए हर दिन 3 घंटे के लिए स्कूल खोले जाएंगे। वह रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की संख्या ज़्यादा होने पर बच्चों को और टीचरों को 2 शिफ्ट में बुलाने के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया है, जबकि इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक रख दिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी शर्तों के साथ 15 अक्टूबर से 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति यहाँ पर सरकार ने दे दी है। गौरतलब है कि कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी स्कूलों को 21 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि स्थितियाँ इतनी उपयुक्त नहीं है कि स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया जा सके। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सोचा भी नहीं जा सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस मामले में साफ कह दिया है कि 14 नवंबर से पहले यहाँ पर कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 14 नवंबर को काली पूजा के बाद ही राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर विचार किया जाएगा। इसी तरह तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण का हवाला देकर शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। भारत में 24 घंटों में मिले कोरोना के 78,524 नए मरीज, 971 लोगों की हुई है 24 घंटों में मौत। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,35,756 हो गई है। वहीं 24 घंटों के अंदर भारत में यहाँ पर 971 लोगों की मौत हुई है। भारत में यहाँ पर 24 घंटों के अंदर 78,524 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक भारत में 1,05,526 लोगों की मौत हो चुकी है। रात की बात यह है कि अब तक देश में 58,27,705 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट यहाँ तक 7% से कम है। वहीं देश में अब हर 100 टेस्टों में 7 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं अभी 9,02,425 भारत में एक्टिव केस है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर देश के टोटल मामलों में 77% एक्टिव केस इन्हीं राज्यों में है। वहीं 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर देश का कुल 50% एक्टिव केस 3 राज्यों में है। वही एक्टिव केसों में पिछले 2 हफ्तों में लगातार भारत में कमी हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पर मंगलवार को बताया कि देश में संक्रमण से अब तक 48% मरीजों की मौत केवल 8 राज्यों के 25 जिलों में हुई है। इनमें 15 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात के 2-2 जिले हैं, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का एक ऐसा जिला है जहाँ पर ज़्यादा मौतें हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में बुधवार को 14,578 केस आए। वहीं 16,775 मरीज ठीक भी हुए हैं। 355 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 14,80,489 केस आ चुके हैं, जिनमें 11,96,461 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,44,527 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं बिहार में बुधवार को 1,304 नए केस सामने आए हैं। 1422 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी है। राज्य में भी 1,51,427 केस आ चुके हैं, जिनमें 1,69,000 लोगों की मौत, यहाँ पर 1,69,000 टोटल मामले यहाँ पर हो चुके हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश में बुधवार को यहाँ पर 3,389 मामले सामने आए हैं। वहीं 4,219 लोग ठीक भी हुए, 47 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 4,24,326 केस यहाँ तक टोटल आ चुके हैं। वहीं भारत में मृत्युदर और एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मृत्युदर भारत में गिरकर 1.4% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर भारत में 13% हो गई। इसके साथ रिकवरी रेट ठीक होने की दर भारत में 85% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक भारत में 60 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 8,34,65,975 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 11,54,000 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% है। वहीं दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,60,00,000 पार पहुंच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नहीं होगी स्टार प्रचारकों की भरमार। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने जारी किया है नया नियम। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर स्टार प्रचारकों को लेकर नया नियम बनाया है। नए नियम के मुताबिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ 30 स्टार प्रचारक ही बना पाएगी, वहीं अन्य पार्टी सिर्फ 15 स्टार प्रचारक ही बना पाएगी। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान फिल्मी कलाकारों से अन्य क्षेत्रों से मशहूर लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर पार्टियां उतारती रही है। कोरोना काल के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इसे लेकर एक नया नियम जारी कर दिया है। गौरतलब है कि कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर आयोग ने बीते 21 अगस्त को यहाँ पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी। ये गाइडलाइन बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनाव के लिए जारी की गई थी। अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार की जमानत राशि ऑनलाइन भरी जा सकेगी। वहीं पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्य सरकार राज्यों के कोरोना पर दिशा निर्देशों के अनुसार वहां पर मिलेगी। वहीं नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग और 2 गाड़ियां को ले जाने की अनुमति मिलेगी। वहीं मतगणना हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग डिस्क की इजाजत नहीं होगी। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग के लिए 3 से 4 हॉल हो सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजेशन और इसके लिए सैनिटाइज और फेस शील्ड और मास्क थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। वही आयोग के मुताबिक पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा दिव्यांगों को और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए और कोरोना से संबंधित पंजीकृत नौकरियों में लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ शुरू की एक और लड़ाई। ट्विटर पर आज से जन आंदोलन की है पीएम मोदी ने शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहार और ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर गुरुवार को कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करके लोगों से आग्रह किया कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता है उन्हें सावधानियां बरतनी है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की ढिलाई उन्हें नहीं करनी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचे और हाथ धोए, बार सही से मास्क पहने और 2 गज की दूरी जरूर निभाए और जब तक दवाई नहीं आती है तब तक ढिलाई नहीं बरते। वहीं पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधित संदेशों के साथ तस्वीर भी साझा की है। उनमें खुद गमछा लपेटे हुए और हाथ जोड़कर लोगों को बचाव से आगे करते दिख रहे हैं। वह अभियान को धार देने के लिए उन्होंने यूनाइटेड टू फाइट कोरोना हैशटैग का भी यहाँ पर उपयोग पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम सब मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ सफलता हासिल करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई लोगों द्वारा लड़ी जा रही है, जिसे कोरोना योद्धाओं से मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयास से यहाँ पर कई जिंदगियों को बचाने में मदद हमें मिली है सामूहिक प्रयासों से। उन्होंने कहा कि हम इस गति को बरकरार रखना है और इस वायरस से नागरिकों की यहाँ पर सुरक्षा में करनी है। वह आपको बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से निपटने के लिए समुचित व्यवहार के बारे में गुरुवार को ट्विटर पर जन आंदोलन का अभियान शुरू करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि कोरोना से बचाव एकमात्र हथियार मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना और लगातार हाथ धोना है। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर उन उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने का अभियान शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि बुधवार रात तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या भारत में 68 लाख पार चली गई थी। दिल्ली में 24 घंटे और 7 दिन खुले रह सकेंगे रेस्टोरेंट के लिए सरकार ने दी है अनुमति। दिल्ली शहर के रेस्टोरेंट मालिकों के लिए और रेस्टोरेंट में काम करने वालों के लिए राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को उन्हें 24 घंटा खुला रहने की इजाजत दे दी है। उन्हें यह इजाजत इस समय में दी गई है जब शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इसी कारण रेस्टोरेंटों के सामने स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शर्त भी रखी गई है। वहीं बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर एक बैठक ली थी जिसमें ये फैसला लिया गया है।
वहीं दिल्ली सरकार और रेस्टोरेंट मालिकों के बीच हुई बैठक में यहां पर बयान जारी करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि रेस्टोरेंटों को 24 घंटे कारोबार करने की इजाज़त के अनुरोध पर रेस्टोरेंटों को इस शर्त के साथ 24 घंटे संचालन की अनुमति दी गई है। वे अपने पूरे स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। वही 24 घंटा काम करने के लिए रेस्टोरेंट मालिकों को किसी तरह का कोई खास परमिट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। वही बैठक में रेस्टोरेंट के हितों में कई अन्य फैसले भी यहाँ पर लिए हैं। अब उन्हें संचालन के लिए पर्यटन लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा लाइसेंस परमिट राज को भी यहाँ पर खत्म करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और 10 दिनों के अंदर नगर निगम स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को भी खत्म कर दिया गया। वही पुलिस लाइसेंस खत्म करने पर भी यहाँ पर विचार किया गया है। वही केजरीवाल ने सभी पक्षों से बात करने के बाद इस पर अंतिम फैसला वो लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इस बैठक में आबकारी विभाग भी मौजूदा नीति की समीक्षा करने के लिए हामी भरी, जिसके तहत 10 साल पर रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस खुद में खुद बढ़ जाती है। वही बैठक में यह फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रेस्टोरेंट के लिए एक्साइज ड्यूटी भरने की अंतिम तिथि 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च करने के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वही लाइसेंस फीस बिना ब्याज भरने की व्यवस्था कराने के भी निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। वहीं अपने बयानों में दिल्ली सरकार ने कहा कि उन कदमों की मदद से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ज़्यादा मांग के जरिए ज़्यादा रोजगार यहाँ पर पैदा करेंगे। इससे ईजी ऑफ डाइंग बिजनेस का दिल्ली मॉडल एक उदाहरण बनेगा। झारखंड सरकार ने राज्य में 8 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे धार्मिक स्थल और पूजा स्थानों में पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों की अधिसूचना बुधवार रात को जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। हर हाल में वे सभी को यहाँ पर मास्क पहनना और एक दूसरे से कम 6 फुट की दूरी यहाँ पर रखनी जरूरी होगी। वही झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में कोई भी धार्मिक क्षेत्र या पूजा स्थल नहीं खोला जा सकेगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर सभी धार्मिक स्थानों एवं पूजा स्थलों पर आम लोगों के लिए खोलने की अनुमति यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। लेकिन इन श्रद्धा स्थलों के प्रमुखों से यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। वही अधिसूचना में ये भी कहा गया कि किसी भी पूजा स्थान अथवा धार्मिक स्थल पर एक साथ एक समय में 50 से अधिक लोग किसी भी हाल में एकत्रित नहीं होंगे और एक भक्त से दूसरे भक्त के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी सुनिश्चित हो जाएगी।